सभी को नमस्कार। और आज हम देखने वाले हैं क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में। डिटेल फंडामेंटल देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे, कौन से स्टॉक्स इंक्लूडेड है ये देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्या फंड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पीयर कंपैरिजन देखेंगे, जैसे एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी है, ईएलएसएस स्कीम है, मोतीलाल ओसवाल की ईएलएसएस स्कीम है। उसके बाद आपकी दूसरी एक स्कीम है, उसके साथ भी कंपैरिजन, मतलब टोटल 4 स्कीम के साथ कंपैरिजन करूंगा। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये देखेंगे। ईयर कंपैरिजन। उसके बाद आता है कि रिटर्न्स, क्या रिटर्न हिस्टोरिकल अच्छे बने हैं, क्या आगे जाके अच्छे बनने वाले हैं। ये भी सभी चीजें हम डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखना, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का नाम है, क्वांट एएमसी हैंडल करती है। क्वांटम और क्वांट दोनों चीजें अलग है। आपका बेंचमार्क इंडेक्स है वो है निफ्टी 500, मतलब निफ्टी के जो 500 स्टॉक्स है उनमें कहीं पर भी ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है। तो कैटेगरी ईएलएसएस है, 3 साल के लिए ईएलएसएस स्कीम में लॉक इन पीरियड रहता है। ये चीजें आपको कंसीडर करना चाहिए। इंसेप्शन डेट 13 अप्रैल, यहाँ पर मेरे ख्याल से गलती हुई है, या फिर 2000 ईयर में फॉर्म हुआ है मेरे ख्याल से। ठीक है। उसके बाद आते हैं इक्विटी स्कीम रहेगी, 80% की मिनिमम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रहेगा। और मैक्सिमम मनी मार्केट या डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 20% का इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आपको लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से हेल्प करते। दे एक्ट एज ए शील्ड फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। फंड मैनेजर अंकित पांडे है। अभी मैं एक चीज कंफर्म आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ कि रिसेंटली क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में एक न्यूज आई थी कि जो फंड मैनेजर से उनके ऊपर सेबी के कुछ तो चार्जेस से एक्शंस लगे हैं। तो इसके लिए आपको कुछ डरने की जरूरत है नहीं। उनका जो इनसाइडर ट्रेडिंग है या जो उनका इनसाइडर न्यूज है, उसके ऊपर सेबी ने उनको घेरा था या फिर चार्जेस लगाए थे। म्यूचुअल फंड या फिर जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कोई भी असर आने वाला नहीं है। आप ये न्यूज प्रॉपर पढ़ सकते हो। ठीक है। तो 3 साल ईएलएसएस की मतलब आपको सेक्शन 80 के अंडर डिडक्शन मिलता है, 1.5 लाख तक का सेक्शन 80 ध्यान में रखना। ठीक है। उसके बाद आते हैं स्कीम। ये क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है, इक्विटी ईएलएसएस है, 3 साल का लॉक इन रहेगा। उसका एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब फंड मैनेजमेंट की मैनेजर कितने पैसे हैंडल करते हैं, तो इस स्कीम के अंदर तो 10,000 करोड़ है, लगभग 10,500 करोड़ रुपीज है। 3 साल का लॉक इन रहेगा। जो फंड की एज है वो है 11 साल 6 महीने, सिंस जान 2013, मतलब मैंने स्टार्टिंग में गलत कहा था, 2013 का इंसेप्शन है। ठीक है। उसके बाद आते हैं 1 साल का रिटर्न देखते हैं हम। 60% का रिटर्न 1 साल में मिला है। 3 इयर्स का सीएजीआर आपको 28%, लगभग 29। 5 इयर्स का 36%, 10 साल का 26% का सीएजीआर है। इक्विटी 96% की इक्विटी है। और अदर मतलब कमोडिटी रहेगा मेरे ख्याल से। और मेजरली जो इन्वेस्टमेंट है तो लार्ज कैप की इन्वेस्टमेंट है 973, मिड कैप की है 11.08, स्मॉल कैप की है 12। तो आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होती है तो आपके लिए अच्छा होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी, रिलायंस, अदानी पावर, जियो फाइनेंशियल्स, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर हम अभी डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं कि जो पेयर कंपैरिजन डिटेल में होगा कि कौन से स्कीम। यहाँ पर कंपैरिजन के लिए हमने लिया है क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। उसके बाद एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, ये भी ईएलएसएस फंड ही है। यहाँ पर नाम में ईएलएसएस नहीं है, बट ये ईएलएसएस यानी टैक्स सेवर स्कीम है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर फंड ईएलएसएस फंड। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन ये करेंगे कि इसमें रिटर्न्स कितने बने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उसका बीटा देखेंगे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। बीटा मतलब अगर उसका बीटा मार्केट अगर या फिर बेंचमार्क अगर 1% से मूव करता है, और अगर जो स्कीम है वो अगर कम अमाउंट से मूव करती है डाउन साइड या फिर अपसाइड, तो उसका बीटा कम रहता है। मैं अभी आपको एग्जांपल डायरेक्टली देता हूँ। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन बताता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब अगर 10 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो 1 साल के अंदर अगर मार्केट वॉलेटिलिटी के अंदर ये स्कीम कितना मूव कर सकती है, अपसाइड 10%, डाउन साइड 10%, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद आते हैं पीई वैल्यूएशन के ऊपर। पीई वैल्यूएशन मतलब क्या है, आपको आपका फंड महंगा है या सस्ता है ये आपको पता चल जाता है। वैल्यूएशन कहते हैं हम उसे। अगर हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम का पीई वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर, तो हम महंगे पर खरीद रहे, उसके कारण हमें कम रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर हम सस्ते पीई वैल्यूएशन पर खरीद रहे, तो हम एट अ रीजनेबल वैल्यू पर म्यूचुअल फंड को यूनिट्स बाय कर रहे, उसके कारण हमें एक्स्ट्रा रिटर्न या फिर अफोर्डेबल यूनिट्स एलोकेट होने के कारण हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो हम ये चीजें अभी डिटेल में
देखने वाले। यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब आपका स्कीम कितना मूव हुआ है, ठीक है। ये चीजें आपको कंसिडर करना चाहिए। 15 यानी लगभग 16 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, 16% को कहते हैं। यहाँ पर जो पहली क्वांट है, दूसरी ध्यान में रखना एसबीआई है, तीसरी बैंक ऑफ इंडिया मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन कौन कितना है, 16। जो आपका एसबीआई है उसका लगभग 13 है, आपका जो बैंक ऑफ इंडिया है उसका 14 है, और मोतीलाल ओसवाल का 14 है। तो लगभग आप ये कह सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग सेम है। उसके बाद आता है आपका बीटा। तो बीटा मतलब वॉलेटिलिटी का इंडेक्स माना जाता है बीटा, कि आपकी स्कीम कितनी वॉलेटाइल है, अपसाइड या फिर डाउनसाइड। जितना बीटा कम होगा और जितने रिटर्न्स ज्यादा होंगे वो आपकी स्कीम के लिए अच्छा माना जाता है। तो क्वांट का लगभग 1 का है, आपका एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी का लगभग 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लगभग यहाँ पर भी हम एवरेजली मान रहे हैं 1 ही है, तो उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। उसके बाद आते हैं पीई वैल्यूएशन के ऊपर। यहाँ पर ये क्वांट का है, ये एसबीआई का है, ये बैंक ऑफ इंडिया का है, ये चौथा आपका मोतीलाल ओसवाल का है। अगर आप पीई देखें तो 27 का पीई है, मतलब आपका वैल्यूएशन 27 है। यहाँ पर अगर आप एसबीआई का देखोगे तो 22 है, फिर बैंक ऑफ इंडिया का देखोगे तो लगभग 19 है, और मोतीलाल ओसवाल का 41 है। यहाँ पर अगर आप कंपेरिजन करोगे तो मोतीलाल ओसवाल में आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 41 के पी पर म्यूचुअल फंड ट्रेड कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ओवर वैल्यूएशन होता है यहाँ पर। उसके बाद आप आता है क्वांट का भी थोड़ा बहुत वैल्यूएशन ज्यादा है, बट एज कम्पेयर टू अदर ज्यादा नहीं है। ये तीन जो बचे हुए यहाँ पर 22 लगभग 24 है, यहाँ पर आपका 27 का है, मतलब आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपका 3 साल का इन्वेस्टमेंट मिनिमम है तो थोड़ा ज्यादा वैल्यूएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लंबे समय के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। बट आपका ये 41 लगभग 42 का अगर पीई वैल्यूएशन है तो ये चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि जहां पर इनका जो एक्स्ट्रा पीई वैल्यूएशन होता है मार्केट करेक्शन के फेज में आता है, या जो एक्स्ट्रा वैल्यूएटेड जो स्टॉक्स है वो करेक्शन के फेज में आ सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपके फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट है उनको डिटेल में कंसल्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पहले। तो मेरा कंक्लूजन लास्ट में यही रहेगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो क्वांट ईएलएसएस स्कीम में तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, या फिर आप यहाँ पर एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी प्रेफर कर सकते हो, या फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया का ईएलएसएस फंड भी प्रेफर कर सकते हो। बट आपके क्वांट ईएलएसएस के लिए आपको 100% मतलब आप कर सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। क्योंकि अगर आपका थोड़ा महंगा है बट आपके स्टॉक्स ने आपको रिटर्न भी उतना दिया है, ये चीजें भी आपको कंसिडर करना चाहिए। ये आपको प्रॉपर में मेंशन करता हूँ। तो यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल जाना मत। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।